हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 कार्बन और उसके यौगिक। आज हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। इससे पहले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन और उनका वर्गीकरण पढ़ लिया था। हमें पता है कि जो असंख्य कार्बनिक यौगिक हैं उनको जानने और समझने के लिए हमें नामकरण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए नामकरण की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमको जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें भी पहचानने के लिए उनको नाम देने की, विशेष नाम देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इनको अलग अलग कई पद्धतियां बनाई गई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 3 पद्धतियां काम में आती है। सबसे पहली रूढ़ पद्धति यानी ट्राइबल सिस्टम, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति यानी डेराइव्ड सिस्टम और तीसरी IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके थ्रू हम जो नामांकन करते हैं। सबसे पहले हम पद्धति पढ़ते हैं रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति यानी इस पद्धति के अंदर कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया जाता है वह उनके प्राकृतिक स्रोत या उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर अपन मार्श गैस की बात करें, CH4 उसका सूत्र है और जो रूढ़ नाम है वो रूढ़ नाम उसका क्या है, मार्श गैस, क्योंकि वो कहाँ से, दलदल से या मार्शीय स्थानों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे मार्श गैस के नाम से जानते हैं। इसी तरह से CH3OH यानी कास्ट स्प्रिट, यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, इसलिए इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त हुई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कास्ट स्प्रिट। इसी तरह से अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें उनके रूढ़ नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद एक और इसी में रूढ़ पद्धति में एक और चीज़ आती है कि जब हम अशाखित हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हैं तो अशाखित क्योंकि अपन ने शाखित अशाखित वो सब पहले अपन पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स के वर्गीकरण के अंदर। तो जब हम अशाखित हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो अशाखित हाइड्रोकार्बन्स को हम नॉर्मल या एन यौगिक भी कहते हैं। यानी हम जो भी नाम लेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन का, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, एन, लेकिन वो अशाखित होनी चाहिए। जैसे कि पेंटेन जिसके अंदर 5 कार्बन है, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। इसका सामान्य नाम वैसे तो क्या होता है, पेंटेन, लेकिन हम जब रूढ़ पद्धति की बात कर रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक और समूह यानी आइसो समूह। आइसो समूह, इसके अंदर 3 कार्बन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है CH3 2 सिंगल बॉन्ड के साथ CH से जुड़ा हुआ है और 1 सिंगल बॉन्ड खाली है। यह समूह 3 कार्बन का जो समूह है यह समूह कहलाता है आइसो समूह। जब भी ये किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो उसके नाम के साथ वो जुड़ जाता है। जैसे पेंटेन में अगर हम इस प्रकार से अगर पेंटेन को लिखेंगे तो उसमें जब आइसो ग्रुप जुड़ेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से CH3 जो कि 1 CH से जुड़े हुए हैं, ये आइसो ग्रुप, और आइसो के साथ ये 2 और, टोटल मिला के 5 कार्बन। 3 कार्बन तो आइसो समूह के और 2 और जुड़ गए तो क्या बन गया, आइसोपेंटेन। फिर इसके बाद आता है आपका अगला समूह। ये सब हम रूढ़ पद्धति के ही नाम गिन रहे हैं कि रूढ़ पद्धति में हम किस प्रकार से इनको यूज़ करते हैं। तीसरा समूह आता है नियो समूह। नियो समूह यानी 5 कार्बन का समूह होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से 5 कार्बन को, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और नियो ग्रुप का निर्माण करता है, और इस नियो ग्रुप से जो भी अन्य हम हाइड्रोकार्बन्स जोड़ेंगे उसके साथ उसका नाम जुड़ जाएगा। जैसे अगर मुझे नियो पेंटेन बनाना है तो इस CH2 को ही, जो एक रिक्त खाली बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, वो खाली बॉन्ड इसी में जुड़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, CH3 यानी नियो पेंटेन। या मेरे को अगर इस CH2 नियो समूह के साथ और जोड़ना है तो हम आगे और मेथिल समूह जोड़ सकते हैं, CH2 CH3। तो जितने आप जोड़ते जाएंगे उतना उसके साथ जुड़ता जाएगा, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, नियो ऑक्टेन। यानी मिनिमम, कम से कम अगर हमें नियो समूह बनाना है तो हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, 5। 5 से कम में नियो समूह नहीं बनेगा और 3 से कम में आइसो समूह नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति के अंदर हम जो सबसे बड़ी विशेषता होती है इनके अंदर होता है रसायनों के द्वारा जो ये
पद्धति दी गई है ये अंतर्राष्ट्रीय यूनियन के द्वारा दी गई है और इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। इस नियम के अनुसार जो जितने भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है जो कि सर्वत्र मान्य है, सर्वत्र यानी विश्व में सभी जगह इस नियम को माना जाता है। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिक जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। एल्क यानी कार्बन और आइन यानी जो हाइड्रोजन उनके साथ जुड़ते हैं वो, तो हाइड्रोकार्बन्स को अलग अलग नियमों के अनुसार हम इसमें उनका नामांकन करते हैं। सबसे पहला जो नियम होता है IUPAC का, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन के नामांकन में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर जो उपस्थित कार्बन परमाणु होती हैं उनकी संख्या के आधार पर उनका पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स लिखा जाता है और फिर उसमें जो बंध होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बंध यानी एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध, उनके आधार पर उनका अनुलग्न यानी सफिक्स लिखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एल्केन, एल्केन यानी एल्क प्लस एन, एल्क यानी कार्बन परमाणु की संख्या, एन यानी सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। एल्कीन, एल्कीन यानी एल्क प्लस इन, एल्क यहाँ पर भी वही कार्बन परमाणु की संख्या और इन यानी डबल बॉन्ड या द्विबंध। एल्काइन यानी एल्क कार्बन परमाणु की संख्या प्लस आइन, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध। इस प्रकार से हम IUPAC पद्धति के अंदर नामांकन करते हैं। अब इसमें जो मैंने अभी आपको कहा कि पूर्व लग्न और अनुलग्न का निर्धारण किया जाता है, तो पूर्व लग्न में हम कार्बन परमाणु की संख्या के लिए किस प्रकार से नाम देते हैं, तो हमें ये नाम याद रखने पड़ेंगे ताकि हम इनको आगे उपयोग में ले सकें। जैसे कि अगर कार्बन परमाणु 1 हम लेते हैं C1, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैथ। कार्बन परमाणु 2 लेंगे तो कितना लिखेंगे, एथ। इसी तरह से 3 अगर कार्बन है तो क्या आएगा, प्रॉप। 4 आएगा तो ब्यूट, 5 आएगा तो पेंट, 6 आएगा तो हेक्स, 7 आएगा तो हेफ्ट, 8 आएगा तो ऑक्ट, 9 आएगा तो नॉन और 10 आएगा तो डेक। इस तरह से हम कार्बन परमाणु की संख्या के लिए पूर्व लग्न इसी प्रकार से यूज़ करेंगे। यह पूर्व लग्न आपके एल्केन, एल्किन, एल्काइन सभी में उपयोग में आएंगे, उनमें किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं आएंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया ही कि अगर हम एल्केन लेते हैं तो एल्केन के अंदर हम सिंगल बॉन्ड का उपयोग करते हैं और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ जब अनुलग्न लगाएंगे तो हम क्या लगाते हैं, एन। फिर एल्कीन, जब एल्कीन के लिए हम उपयोग में करते हैं तो उसके अंदर होता है डबल बॉन्ड यानी द्विबंध का उपयोग करेंगे और अनुलग्न उसका लगेगा इन। और इसी प्रकार से जब हम एल्काइन का उपयोग करेंगे तो एल्काइन के अंदर हम त्रिबंध का उपयोग करेंगे और त्रिबंध के साथ साथ अनुलग्न उसका लगेगा आइन। अब इसके बाद हम इन तीनों को अलग से पढ़ते हैं कि एक एक का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि इसमें सबसे पहले एल्केन के बारे में अपन पढ़ते हैं कि एल्केन, जब हमको अगर एल्केन बनानी है तो एल्केन बनाने के लिए हमारे पास सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पर n जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। एल्केन्स को हम सामान्य रूप से संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब जो ये एल्केन्स हैं इनका जो हमने सामान्य सूत्र देखा CnH2n+2, यहाँ पे n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या यानी 1, 2, 3, 4 जो भी अपन 1 से 10 तक अभी अपन ने पढ़े, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, उन सबको यूज़ कर सकते हैं। अब इस सूत्र का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं उसको देखते हैं। यानी n बराबर 1, अगर कार्बन परमाणु हमारे पास 1 है तो उसके लिए क्या सूत्र बनेगा, तो इसी फॉर्मूले के अंदर हम n बराबर 1 का मान रखेंगे तो कैसे बनेगा, C1H2 × 1 + 2 यानी C1H2+2 क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 + 2 तो C1H4। आप C1 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम जब किसी संख्या को या किसी शब्द को लिखते हैं एक बार और उसके साथ कोई संख्या नहीं होती तो इसका मतलब एक तो होता ही है, तो हम इसको डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हैं CH4। अब जब हम इसका नामांकन करते हैं तो पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों मिलकर फिर नाम बनाते हैं। तो इसका पूर्व लग्न क्या होगा कार्बन संख्या के अनुसार
मैथ, क्योंकि कार्बन एक का नाम क्या होता है? मैथ, तो मैथ प्लस एन, मैथेन। और इसी प्रकार से अब इसका एक और उदाहरण अपन देखते हैं, n बराबर 2, n बराबर 2 यानी C2H2 इंटू 2 प्लस 2 यानी C2H4 प्लस 2। तो क्या बन गया हमारे पास? C2H6। नामांकन पद्धति के अंदर कार्बन 2 का नाम क्या होता है? एथ, तो एथ प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ा? N, तो एथेन। ये तो बने हमारे पास इनके नाम कि क्या इनका नाम होगा? एथेन, मेथेन। अब इसी प्रकार से आप 2 के बाद 3, 4, 5, 6 के और नाम बना सकते हैं। अब इनका संरचना सूत्र किस प्रकार से बनेगा, तो अपन संरचना सूत्र बना के देखते हैं। हमारे पास मेथेन का संरचना सूत्र क्या है? CH4। CH4 का संरचना सूत्र बनाने के लिए हमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इनको बनाएंगे। सबसे पहले CH4 यानी कार्बन कितना है? 1, तो हम क्या लिखेंगे? 1 कार्बन लिखेंगे C। अब हमें चूंकि पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो इनके ऊपर कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि मेथेन के अंदर क्या है? एन, अपन क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेंगे? 4 सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन की संयोजकता 4 है तो हमने 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4। अब चारों सिंगल बॉन्ड बन गए। अब इसके बाद हमारे पास कितने हैं? H4। इन चारों सिंगल बॉन्ड के ऊपर हम क्या लगा देंगे? एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 4। तो ये आपका मेथेन का संरचना सूत्र बन गया। अब इसी प्रकार से हम एथेन का संरचना सूत्र बनाएंगे। एथेन का अणु सूत्र क्या है? C2H6। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 2, तो हम 2 कार्बन लेंगे, 1 2। अब इन दोनों कार्बन की सबसे पहले हम क्या करेंगे? संयोजकता पूरी करेंगे। तो पहले कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे, 1 2 3 4। अब दूसरे कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे, पहले कार्बन के बीच का पहला कार्बन, 1 2 3 4, यानी दोनों कार्बन की संयोजकता पूरी होगी। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में कार्बन की संयोजकता न तो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए और न ही 4 से कम। अगर संयोजकता पूरी नहीं होगी तो हमारा अणुसूत्र नहीं बनेगा, संरचना सूत्र नहीं बनेगा। अब जब हमने पूरी संयोजकता बना दी है तो उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6। हम लगाना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका संरचना सूत्र भी बन गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम इनका अणुसूत्र और संरचना सूत्र बनाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम एल्केन जब बनाते हैं तो उन एल्केन के संरचना सूत्र और अणुसूत्र बनाने के लिए हम किन नियमों का सहारा लेते हैं, किन नियमों को यूज़ में करते हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।